तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो केस था वो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि हम किसी भी इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर कर सकते हैं थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या था कि आपने किसी बिजनेस को एक्वायर किया है, 100% ऑफ द एक्विजिशन है। तो जब आप किसी भी बिजनेस को एक्वायर करते हो तो उसके जो भी एसेट्स हैं वो मेरे पास आ गए, मैंने खरीद लिए, उनका कंट्रोल हमारे पास आ गया, वो हमारी बुक्स में एसेट लिखे जाएंगे। सो उन्हीं एसेट्स में आपके पास कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी आ गए। तो पहली बात कि जो भी आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर मिलने वाले इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आपके पास कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन में तो रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे क्योंकि कोई ना कोई क्राइटेरिया, रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता होगा, बट आपने उसके लिए पेमेंट कर दी है, आप उनको भी रिकॉर्ड करोगे और एट फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करोगे। और उसके बाद आपके पास अक्सर यहाँ पे गुडविल निकल कर आ रही होती है, इसको हम परचेज्ड गुडविल कह रहे होते हैं। तो ये गुडविल भी आपके पास एक इंटेंजिबल एसेट है। सो ये जितने भी एसेट्स थे ये आपके पास एट फेयर वैल्यू रिकग्नाइज होंगे बुक्स के अंदर, और आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर ये एक वर्किंग करनी पड़ा करेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जहां तक इशू क्लियर। तो आज हम डिस्कस करते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अच्छा, जब आप इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात करते हो तो इंटरनली जनरेटेड की मीनिंग क्या है? एनीवन कोई बताएगा? इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं, अच्छा सॉरी, मैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहता हूं इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। इसकी अगर हम बात करें सो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होगा? एक था कंस्ट्रक्टेड एसेट, बिल्डिंग थी, आप खुद बना रहे हो। अगर एक बिल्डिंग है आप खुद बना रहे हो, जिससे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ते हैं, और साथ हमने IAS 23 पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के पेपर में, तो हम वहां पे डिस्कस करते जी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बिल्डिंग के ऊपर कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तो हमने कहा था जितनी भी अमाउंट पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर है प्लस द बोरिंग कॉस्ट, वो हम कहते थे कि ये बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। सो अगर ये हम एक इंटेंजिबल एसेट बना रहे हैं, खुद से क्रिएट कर रहे हैं, तो ये कैसे क्रिएट होता है इंटेंजिबल एसेट? मिसाल के तौर पे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, आप कोई फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो। अगर आपको याद हो जब कोविड आया था, तो कोविड जब आया तो पूरी की पूरी दुनिया की जितनी भी मेडिसिन कंपनीज थी वो किस काम में लगी थी? वैक्सीन बनाने के लिए लगी थी। अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक फॉर्मूला है, एक इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि इन सब कंपनीज को पता था कि जिसने उसका वैक्सीन का फॉर्मूला बना लिया वो कंपनी रातों रात बिलियनर हो जाएगी। तो अब ये वैक्सीन बनाने का प्रोसेस क्या होगा, ये वैक्सीन कैसे बनाई जाएगी, वो क्या करते थे बैठ के। तो ये जो इंटेंजिबल एसेट की बात करते हो, तो इंटेंजिबल एसेट में ऐसा नहीं है कि आपने लाइसेंस इंटरनली जनरेट करना है या इस तरह की कुछ एसेट है जो इंटरनली जनरेट करने हैं। इसमें नॉर्मली सॉफ्टवेयर की बात आती है, फॉर्मूला की बात आती है, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस की बात आती है जिसको आप इंटरनली क्रिएट कर रहे होते हो। सो अगर मैं आपको कोविड की वैक्सीन की मिसाल लेकर चलूं तो दुनिया की जितनी भी बड़ी फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन कंपनीज थी, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन बनानी है। तो वैक्सीन बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट था उसका एक रिसर्च, और फिर उस रिसर्च की बेस के ऊपर उसकी डेवलपमेंट। सो जब भी आप इंटरनली जनरेटेड की बात करते हो तो इंटरनली जनरेटेड के अंदर आप अपने पास कुछ एसेट्स रिकॉर्ड करते हो। ये जो एसेट्स है, ठीक, थैंक यू। तो ये जो आपके पास इंटरनली जनरेटेड एसेट्स है, इनके अंदर आप एक रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म करते हो पहले, और उसके बाद फिर आप डेवलपमेंट करते हो और आपके पास एक प्रोडक्ट बनकर आ जाती है, जिस प्रोडक्ट को फिर आप कहते हो कि ये आपके पास एक इंटेंजिबल एसेट है। तो अभी हम रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जाते हैं, लेकिन कुछ इंटरनली जनरेटेड एसेट्स हैं जिनको आप अपनी बुक्स में कैटेगराइज एज एसेट कैटेगराइज नहीं करोगे। तो यहां पे कौन कौन से? डू नॉट
सबसे पहले इंटरनली जनरेटेड गुडविल, internally generated brand, customer list, publishing titles, या इसकी जगह अक्सर मास्टर हेड्स भी कहा जाता है। सो ये कुछ आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको आप अपनी बुक्स में एज अ एसेट रिकग्नाइज नहीं करोगे। क्यों रिकग्नाइज नहीं करेंगे? हैं तो इंटेंजिबल एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, नॉन मॉनेटरी है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है या नहीं है, इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है। क्योंकि जो गुडविल थी इंटरनली जनरेटेड, जो आपके पास ब्रांड था, जो कस्टमर लिस्ट थी, ये तो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ साथ जैसे जैसे आपका बिजनेस चल रहा था ये बनती गई। अब इसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर नहीं की, इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है। पब्लिशिंग टाइटल्स क्या होते हैं? पब्लिशिंग टाइटल्स या जो मास्टर हेड्स हैं ये क्या होते हैं? न्यूज़पेपर के ऊपर वो जो आपके पास पैटर्न बना होता है जिसमें उसका नाम लिखा जाता है, उसको आप लोग मास्टर हेड्स कह रहे होते हो। पब्लिशिंग टाइटल्स भी इसी तरह होते हैं, किसी बुक को पब्लिश करने का टाइटल, राइट। तो ये आपके पास कुछ इंटरनली जनरेटेड एसेट है, इनको आप एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इनकी कॉस्ट इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है। अच्छा, अब इनको आप एसेट रिकॉर्ड करोगे अगर ये परचेज सेपरेटली है। could be recognized if purchased सेपरेटली। अगर ये अलग से आपने सेपरेटली परचेज किए तो इसको आप अपनी बुक्स में कैटेगराइज करोगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आगे हमारे पास कि जब भी आप एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की बात करोगे, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कौन से होंगे? कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई वैक्सीन हो सकती है, एटसेट्रा। ये आपके पास इंटरनली जनरेटेड है। सो इन इंटरनली जनरेटेड के लिए होगा क्या? हम लोग दो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एक को हम बोलेंगे रिसर्च फेज और एक कहलाती है हमारे पास डेवलपमेंट फेज। सो जब भी आप इंटरनली जनरेटेड गुडविल एसेट, इंटेंजिबल एसेट की बात करोगे तो यहां पे दो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, एक रिसर्च फेज एंड द अदर वन इज डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज क्या होती है? कोई बताएगा एनीवन? इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो कि रिसर्च का मतलब क्या है? टेस्टिंग तो बहुत बात की बात होती है। अब जब कोविड आया था तो उस वक्त जब मेडिसिन कंपनीज ने वैक्सीन बनाने की कहा कि हम वैक्सीन बनाएंगे, तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या सोची होगी, क्या स्टार्ट किया होगा, कहां से स्टार्ट किया होगा? सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिव किया था कि यार ये वायरस है कौन सा, ये वायरस आया कहां से है, किस वजह से क्रिएट हुआ है,
हमें तो यही नहीं पता। हमें ये पता होगा कि वायरस कौन सा है, कहाँ से आया है, ये जो जर्म्स हैं ये कौन सी वाली फैमिली से हैं। सो दुनिया में जो सबसे पहली डिस्कवरी हुई थी वो हमें पता चला था कि जी ये एक वायरस की एक फैमिली होती है जिसको सार्स फैमिली बोला जाता है, ये उस फैमिली का एक वायरस है। सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था तो लोगों ने तालियां बजाई थी, ओ चलो ये पता चल गया कौन है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब इसका करना क्या है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ था रिसर्च फेज में, हम चलते चलते जाते थे या कोई हमें वो कोरोना वायरस मिलता था उससे हम बात कर लेते थे, पता चलता था, या कैसे ये रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म कैसे की गई थी? पेशेंट से नहीं। आपको याद है उस वक्त हमने रोला क्या डाला होता था कि जी ये गवर्नमेंट बंदे मार के बाहर भेजी और पैसे ले रही है, तो ऐसे ही था ना। लेकिन मसला ये था कि हमने तो उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया था। अभी आपका जो डॉक्टर है वो डॉक्टर कैसे बनता है? वो डॉक्टर जब बनता है और वो पहले दिन हाउस जॉब पे जाता है तो उससे पहले अपने लास्ट ईयर में या फोर्थ ईयर से वो स्टार्ट कर देता है। उसके पास एक एक्चुअल बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, और जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर वो उसको प्रॉपर जो है ना वो काट छाट के देख रहा होता है कि अच्छा ये चीज यहीं पे होती है, ये चीज ऐसे होती है, कौन से ऑर्गन्स हैं, वो सारा काम कर रहा होता है। तो वो बॉडी कहाँ से आती है? वो परचेज करते हैं। तो आपके मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनका जब कोई डेथ होती है तो वो उसको बेचते हैं इस तरह के मेडिकल हॉस्पिटल्स को, उनके स्टूडेंट्स को। और उसके अलावा आपके पास ये जितने भी एदी फाउंडेशन या छिपा वगैरह में जिनके आगे पीछे लावारिस होते हैं, जिनका नहीं पता चलता, उसके अंदर खैर फिर अपने कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, कोई लीगल प्रोसेस है, मुझे नहीं आइडिया उसका। और इस्लाम में सिर्फ इतनी ही इजाजत है कि फॉर एजुकेशनल पर्पस, रिसर्च पर्पस के लिए अगर ह्यूमन बॉडी कोई देता है, खुद से डोनेट करता है, हत्या भी करता है, तो उसकी इजाजत है, ताकि उसे बाकी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके, कोई नई आपकी रिसर्च उससे निकले जिससे बाकी जो दुनिया है उसको फायदा पहुंचे। वो क्या करते हैं, वो एक बॉडी लेके आते हैं, उस बॉडी के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर को समझ आती है कि अच्छा ये ह्यूमन बॉडी काम कैसे कर रही है इन रियल, एक्चुअल में क्या है। इसी तरह ये जो रिसर्च लैब्स बनी थी, इन रिसर्च लैब्स को पूरी दुनिया से क्या किया गया, वो बॉडीज प्रोवाइड की गई। अब वो वायरस कहां पे पाया जाता था? वो वायरस सबसे ज्यादा पाया जाता था या पेशेंट्स के अंदर या वो डेड बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले डेड बॉडीज प्रोवाइड की गई। हर मुल्क ने अपने मुल्क से कुछ ना कुछ लोगों की डेड बॉडीज भेजी होंगी वहां पे, ताकि पता चले कि किस एरिया में ये जो वायरस है वो किस इंटेंसिटी का है। उसके ऊपर फिर रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ। हमने कहना शुरू कर दिया कि यार वो बंदे बाहर मार के बाहर भेज रहे हैं और उनको पैसे मिलते हैं। तो वो रिसर्च वर्क के लिए वहां पे बड़ी बड़ी जो आपके पास ये मेडिसिन कंपनीज थी, इनके पास वो बॉडीज गई, उन्होंने उसको स्टडी किया। वो स्टडी करने के लिए वहां पे कुछ डॉक्टर्स थे, उन डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिक एक फैसिलिटी क्रिएट की गई, बनाएगी, उसके लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट उनको ला के दिया गया। तो वहां पे आपके पास एक पूरी स्टडी होती रही काफी अरसे तक। उनकी डेथ वगैरह भी होती थी। सबसे ज्यादा डेथ शुरू में डॉक्टर्स की हुई थी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज थे उस वायरस के, वहां से इफेक्ट हो सकते थे। तो वो पूरी एक स्टडी किस चीज के ऊपर हुई, वो उनको वहां पे एक फैसिलिटी बनाकर दी गई, उस फैसिलिटी के अंदर उनको बॉडीज प्रोवाइड की गई, वहां के अंदर उनको वो इक्विपमेंट, वो गियर्स प्रोवाइड किए गए जिसको पहन के वो सारा ये रिसर्च वर्क करते रहे। और फिर उनके बाद कोई 3-4 महीने में ख्याल से लगे थे इस चीज के ऊपर आइडेंटिफाई करते हुए कि वायरस है क्या, ये बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करता है, शुरू की स्टेज पे क्या करता है, मिडिल स्टेज पे जाके क्या करता है, एंड स्टेज के ऊपर जाके क्या करता है, कौन से ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, हम इन ऑर्गन्स को अगर बचाना चाहिए तो क्या करेंगे। ये सारी स्टडी हुई। इस सारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गेन द न्यू नॉलेज और इंप्रूव द एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसको आप बोलते हो रिसर्च एक्टिविटी। तो जब भी आप रिसर्च करते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिसर्च एक्टिविटी का मतलब क्या है? गैदरिंग ऑफ न्यू नॉलेज और न्यू नॉलेज एंड और
न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग और improve existing एग्जिस्टिंग नॉलेज को या तो आप इंप्रूव कर रहे हो या आप नया नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हो जिसको सब्सिक्वेंटली अप्लाई किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट फेज। हो सकता है अप्लाई किया जाए, हो सकता है अप्लाई ना किया जाए। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिसर्च फेज है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हो और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको वो नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए या कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है तो उसको आप इंप्रूव कर सको। ये ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च फेज का। तो दुनिया को पता चल गया कि आपके पास रिसर्च फेज के अंदर ये वायरस कौन सा है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये वायरस ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये बॉडी के साथ रिएक्ट कैसे करता है, ये किस ऑर्गन को कैसे डैमेज करता है, ये किस टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर सकता है, किस टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो क्या इस नॉलेज को मैं इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर दूं? कॉस्ट भी रिलायबली मेजरेबल है। जो रिसर्च एक्टिविटी के ऊपर कोई कॉस्ट लग रही है ना, हमने कोई जगह किराए पे ली होगी, वहां पे कोई इक्विपमेंट ला के रखा होगा, उसकी डिप्रिसिएशन चार्ज होती होगी, वहां पे डॉक्टर्स होंगे, स्टाफ होगा, उनकी तनख्वाहें देते होंगे, बॉडीज खरीद के लेके आए थे वो होंगे। कॉस्ट और रिलायबली मेजरेबल है रिसर्च की। पता है कितना खर्चा हुआ है कॉस्ट पे हमारी रिसर्च के ऊपर? हमने 5 महीने रिसर्च किया, लेट से हम कहते हैं जी 40 लाख रुपए लगे रिसर्च के ऊपर। कॉस्ट तो पता है, लेकिन जो मेरे पास एक नॉलेज आ गया है, इस नॉलेज से मैं इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे जनरेट करूंगा, प्रोबेबिलिटी कैसे है? हमने कहा था ना कि एसेट रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 पॉइंट क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल होना चाहिए। तो अब इस नॉलेज को, जो मेरे पास एक नॉलेज आ गया है, इससे मैं फायदा कैसे उठाऊंगा? इसके क्या चांसेस है मैं इससे फायदा उठा सकता हूं? मेरे पास कोई बंदा पूछेगा यार मुझे वो कोविड हो गया, मैं कहूंगा हाँ ये पता तुम्हें कोविड कैसे होता है, ये तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी के अंदर फलाना ऑर्गन है, वो अभी पहले वो डैमेज होगा, फिर फलाना डैमेज होगा, फिर ये जो वायरस है ये फलाना फैमिली से है, ये काम उसके, ये किस फायदे का उसके काम, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पेशेंट के किस काम की? नॉलेज तो मैंने ऑब्टेन कर लिया और मैं उसको बता रहा हूँ कि हाँ अब तुम्हारा फलाना ऑर्गन फेल होगा, उसके बाद तुम्हारा फलाना ऑर्गन फेल होगा और इतने दिन में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो कहेगा ठीक है तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया तो ये लो एसेट, तुम्हें फायदा होगा अभी इस नॉलेज का। तो हम इस नॉलेज से फायदा कैसे उठाएंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कैसे होगा इस नॉलेज से, सवाल ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, इवन इफ आपकी रिसर्च कामयाब भी हो गई है, तो जो नॉलेज है वो आपने नॉलेज तो ऑब्टेन किया है, आपको कोई एसिड जनरेट नहीं हुआ अभी तक, आपने कोई एसिड क्रिएट नहीं किया, आपको एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो चुकी है। हम एसिड को रिकॉग्नाइज करेंगे जिससे हम ऑनवर्ड जाके इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सके। तो ये तो नॉलेज है, ये तो कोई एसिड क्रिएट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो भी रिसर्च वर्क होगा, ऑलवेज एक्सपेंस आउट इन प्रॉफिट एंड लॉस, कि इसको आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करोगे, इसको आप कभी भी किसी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे, क्योंकि ये तो एक नॉलेज है जो आपने ऑब्टेन कर लिया, ये कोई एसिड क्रिएट नहीं हुआ जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की आपकी कोई एक्सपेक्टेशन हो। हाँ, अब अगर ये नॉलेज था, हमने ऑब्टेन कर लिया, रिसर्च थी, कामयाब होगी, तो फिर हम चले गए डेवलपमेंट फेज के ऊपर। हो सकता है हम डेवलपमेंट फेज के ऊपर जाएं, हो सकता है हम डेवलपमेंट फेज के ऊपर ना जाएं। अब डेवलपमेंट फेज क्या है? एनीवन? इसको मैं लिखता हूं द एप्लीकेशन ऑफ, हमने क्या किया था, रिसर्च की थी। अब उस रिसर्च फाइंडिंग को हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज। किस चीज के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं हम इस नॉलेज को? टू एक प्रॉपर प्लान बना रहे हैं, या कोई डिजाइन या कोई फॉर्मूला वो बनाने जा रहे हैं जिसको हम फॉर प्रोडक्शन ऑफ जिससे हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे। क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे? या तो कोई नई चीज बनाएंगे या कोई एग्जिस्टिंग चीज है उसको हम इंप्रूव करेंगे। अब वो क्या चीज हो सकती है? वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके पास कोई मटेरियल था उसको इंप्रूव करने जा रहे हो, आपके पास कोई डिवाइसेस हैं उनको इंप्रूव करने जा रहे हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करने जा रहे हो, आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको इंप्रूव करने जा रहे हो, आपके पास कोई ना कोई सिस्टम और सर्विसेज हैं उसको इंप्रूव करने जा रहे हैं। सो आप अपने नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो रिसर्च एक्टिविटी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी एक प्रॉपर एप्लीकेशन कर रहे हैं। रिसर्च की एप्लीकेशन किस मकसद के लिए कर रहे हैं? आप एक प्लान बना रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, प्रोटोटाइप इसको अक्सर कहा जाता है, जिसको आप अक्सर आपने शायद लड़कों को आइडिया हो, कंसेप्ट कार का नाम सुना होगा। पहले कंसेप्ट कार आती है, फिर उसके बाद एक्चुअल गाड़ी आपके सामने आती है। सो पहले उसका एक कंसेप्ट, एक प्लान, एक प्रोटोटाइप आता है कि हम ये चीज बनाने जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर काम होता है और उसकी हम एक फाइनल या फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं। सो यहाँ पे रिसर्च फेज में आपने नॉलेज ऑब्टेन करना था। अगर नहीं हुआ, रिसर्च करना कामयाबी नहीं हुई, जो भी खर्चा हुआ है एक्सपेंस आउट। लेकिन आप रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, आपकी रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म हुई, कामयाब होगी, जो नॉलेज ऑब्टेन करना था कर लिया, स्टिल एक्सपेंस आउट, क्योंकि आपने कोई एसेट क्रिएट नहीं किया। लेकिन फिर आप रिसर्च फेज के बाद किस में आ जाते हो? डेवलपमेंट फेज में। डेवलपमेंट फेज में आप एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उसकी फर्स्ट कॉपी बनाते हो, कोई प्लान बनाते हो, कोई प्रोटोटाइप बनाते हो कि यार इस तरह की हम एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन सकती है कि नहीं बन सकती। सो दुनिया में जब रिसर्च एक्टिविटी आगे बढ़ी कोविड वैक्सीन के ऊपर, तो फिर डेवलपमेंट फेज आ गया। अब जब डेवलपमेंट फेज आया तो उसका जो वायरस का तोड़ था, एंटीडोट था, वो तैयार करने की कोशिश की गई। अब वहां पे सिर्फ एंटीडोट तैयार हो जाना काफी नहीं था। जब वो बनाया गया तो पता चला कि उसको रखने के लिए उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए जिसके अंदर वो सही रह सकती है। एंटीडोट की बॉटल्स, वो बॉटल्स कौन सी होंगी, उनका टेम्परेचर किस टेम्परेचर के अंदर उसको मेंटेन किया जा सकता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाना है, तो अब उसके लिए प्रोसेसिंग का सिस्टम क्या होना चाहिए जिसके बाद वो कमर्शियली वायबल होगा, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब इसको कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की जाए और पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई की जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट फेज एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव फेज होती है। उसके अंदर आपको छोटी नहीं होती अभी भी कि आपकी एक प्रोडक्ट बन गई है और आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट उठा लोगे जब तक आपकी कुछ कंडीशंस पूरी नहीं होती। लेकिन ये चीज समझ आइए कि डेवलपमेंट फेज होती क्या है और रिसर्च फेज क्या होती है। अच्छा, अब यहां पे यार पेन की चार्जिंग खत्म हो गई है। अच्छा, ये है जी आपके पास रिसर्च फेज। दूसरा पेन है, इसको चार्जिंग पे लगा दो। यहां पे जी आपके पास आ जाता है रिसर्च फेज।
अब ये रिसर्च फेज है क्या, ये हमने डिस्कस कर लिया कि यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था, नॉलेज ऑब्टेन करना। रिसर्च फेज की जो भी कॉस्ट है, जो भी खर्चा हुआ रिसर्च फेज के ऊपर, इसको आप लोग क्या करोगे, एक्सपेंस आउट प्रॉफिट एंड लॉस में। तो रिसर्च फेज कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। इवन इफ वो रिसर्च कामयाब होने के बाद आप डेवलपमेंट फेज में चले जाओ और एक प्रोडक्ट भी बना लो, तो उस प्रोडक्ट को जो बनाने की कॉस्ट है उसमें रिसर्च कॉस्ट कभी भी शामिल नहीं होगी। जो कॉस्ट एक बार एक्सपेंस आउट हो जाए वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जा चुकी है, उसको आप कभी भी बाकी बाद में जाके रिवर्स नहीं करोगे, बेशक आपने कोई एक्चुअल प्रोडक्ट बना ली। फिर आपके पास आती है डेवलपमेंट फेज। यहां पे भी कुछ खर्चे हो रहे होंगे, यहां पे आप उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे होंगे, कोई प्रोटोटाइप, कोई डिजाइन, कोई फर्स्ट कॉपी उसकी बना रहे होंगे। तो यहां पे इस स्टेज के ऊपर होने वाले जो खर्चे हैं उनको क्या करेंगे, तो यहां पे रूल ये है कि यहां पे स्टिल कुछ कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती रहेगी और उसके बाद कुछ कॉस्ट ऐसी है जो कैपिटलाइज होगी, जिसको आप एड अप करके बोलोगे कि ये एक इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट है। तो यहां पे हम डेवलपमेंट फेज के अंदर स्टिल कुछ पोर्शन एक्सपेंस आउट करेंगे, जो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और फिर हम कुछ पोर्शन कैपिटलाइज करेंगे, जो आपके पास कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। अब ये जो पोर्शन है, ये जो डेवलपमेंट फेज है, इस डेवलपमेंट फेज का मतलब ये हुआ कि इसको भी हम आगे दो हिस्सों में तोड़ेंगे। इवन डेवलपमेंट फेज के अंदर भी जब आपकी कॉस्ट लग रही है तो वो इमीडिएटली कैपिटलाइज होना स्टार्ट नहीं होगी, उसमें से कुछ पोर्शन एक्सपेंस आउट होता रहेगा और एक सर्टेन टाइम के बाद यहां पे इफ 6 पॉइंट क्राइटेरिया मीट्स, कंडीशंस है 6, वो 6 की 6, इफ ऑल 6 पॉइंट क्राइटेरिया मीट्स, वो 6 की 6 कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो हम एसेट की कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, वरना डेवलपमेंट फेज के अंदर भी उस इंटेंजिबल कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते रहेंगे। और यहां पे आपके पास एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, यहां पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो फेज है, इस फेज की जो भी कॉस्ट इनकर होगी, इस टाइम फ्रेम में जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगी वो कैपिटलाइज होगी, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, उसके अलावा सारा कुछ एक्सपेंस आउट होता रहेगा। अच्छा, अब ये जो डेवलपमेंट फेज है इसके अंदर भी अब ऐसा क्यों है कि हम एक्सपेंस आउट करते जा रहे हैं, इसको क्यों नहीं कैपिटलाइज कर रहे? 6 पॉइंट क्राइटेरिया कौन सा है जो पूरा होगा, जिसके पूरा होने के बाद हम कहेंगे कि इसको कैपिटलाइज करना है, वो हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस, बल्कि कल ही डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। कल इसको फिर हम लोग एंड कर लेंगे, क्योंकि वो 6 के 6 बातें मैंने आपको समझानी है, और साथ ही फिर हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स की जो इंटरनली जनरेटेड पोर्शन है, इनिशियल मेजरमेंट कल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक आध दिन लगाएंगे हम लोग इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, अमोर्टाइजेशन के रूल्स के बारे में, और 2-3 छोटी छोटी चीजें डिस्कस करके फिर हम पास्ट पेपर की क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। क्लियर? सो यहां तक अभी फिलहाल समझ आया इंटरनली जनरेटेड है क्या?
और इसकी रिसर्च फेज की कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। डेवलपमेंट फेज के अंदर भी कुछ कॉस्ट आपकी एक्सपेंस आउट होगी, कुछ कॉस्ट। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इफ बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस है और यहां पे हमने कहा था कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, इसी के साथ यहां पे वो कहता है कुछ रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस्ड आउट, यहां पे कुछ रिसर्च कॉस्ट थी जो एक्सपेंस आउट की गई थी उस कंपनी की तरफ से जिसको हमने एक्वायर किया। ऑब्वियसली बात है, जब उसने कोई रिसर्च परफॉर्म किया तो उसके पास कोई रिसर्च होगी, और उस रिसर्च की जो भी कॉस्ट उसने एक्सपेंस आउट की थी उसने अपने पास एसेट रिकॉर्ड नहीं किया। हम भी अगर कोई रिसर्च करेंगे तो हम भी उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, उसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने पास एसेट। लेकिन इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन shall be recognized as an intangible asset at fair value on date of acquisition। जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन है उस डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर आप इसको एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करोगे, उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर जो रिसर्च की फेयर वैल्यू है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर shall be capitalized only when IAS 38 6 point क्राइटेरिया मीट्स। तो फर्दर अगर आप कोई खर्चा करने जा रहे हो तो उसको तब कैपिटलाइज करोगे जब आपका जो ओरिजिनल 6 पॉइंट क्राइटेरिया है वो मीट होगा। यानी कि आपने एक रिसर्च परचेज की है तो उसकी जो फेयर वैल्यू पे कर रहे हो बिजनेस कॉम्बिनेशन में उसको रिकॉर्ड कर लोगे, उसके बाद आप मजीद काम करना शुरू होगे उस रिसर्च के ऊपर। तो अगर वो रिसर्च फेज के ऊपर ही अभी काम चल रहा है वो एक्सपेंस आउट होती रहेगी। डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ, जब तक 6 पॉइंट क्राइटेरिया मीट नहीं होता आप जो कॉस्ट इनकर करे वो एक्सपेंस आउट करते रहोगे। फर्दर कैपिटलाइजेशन कब होगी? जब आपका 6 पॉइंट क्राइटेरिया मीट होगा। सो फर्क सिर्फ इतना है कि रिसर्च अगर आप खुद से परफॉर्म कर रहे थे तो ऑलवेज एक्सपेंस आउट, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस के अंदर जो आपने एक्विजिशन के टाइम के ऊपर दूसरे बिजनेस की रिसर्च एक्टिविटी को अडॉप्ट किया है उसको आप फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज करोगे। फर्दर एक्सपेंडिचर जब भी होगा वो तभी रिकॉग्नाइज करोगे एज अ एसेट जब आपके पास बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं IAS 38 की वो पूरी होती होंगी। ये एक एक्सेप्शन है बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में। तो फिर उसमें यहां पे आपके पास रिसर्च भी यहां पे शामिल हो चुकी होगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स के अंदर, और उसको भी आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? समझ आ गया? कल इंशाल्लाह इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। होपफुली हमारे पास 2-3 दिन तक हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे IAS 38 के।